चलो देखो, इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को अलाउंसेस करवा दिया था पूरा, है ना। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं परक्यूजिट्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स को बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है परक्यूजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, तीसरा है परक्यूजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज। तो परक्यूजिट के क्लासिफिकेशन को समझने के लिए पहले आपको टाइप ऑफ एम्प्लॉय समझना पड़ेगा। क्या होता है, एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, एम्प्लॉयज वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में नोट में लास्ट में लिखवाऊंगा। एम्प्लॉयज जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक को मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, और दूसरे को मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल एम्प्लॉयज या फिर अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, है ना। एम्प्लॉय कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक स्पेसिफाइड और दूसरा नॉर्मल एम्प्लॉय। तो यहाँ पर परक्यूजिट की जो क्लासिफिकेशन हुई है ना, टाइप ऑफ एम्प्लॉय को ध्यान में रखते हुए की गई है। पहला लिखा है परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, मतलब नॉर्मल प्लस स्पेशल दोनों के लिए ये परक्यूजिट टैक्सेबल होंगे। दूसरा परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और परक्यूजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉय, मतलब ना नॉर्मल ना स्पेसिफाइड, दोनों ही केस में क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। ये वाला केवल और केवल स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल होगा, और ये वाला दोनों के केस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है इसके बारे में अपन लास्ट में जब मैं नोट लिखवाऊंगा ना तब चर्चा करूंगा। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। बस आप लोग इतना मान के चलो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं और दूसरा होता है नॉर्मल एम्प्लॉय। ये वाला दोनों के केस में, ये वाला केवल स्पेसिफाइड के केस में, ये वाला दोनों के केस में एग्जाम्प्ट होता है। तो अपन अभी सबसे पहले अपन कौन से कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं? परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज के केस में। परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज के केस में इसके अंदर सबसे पहली बात आती है एकोमोडेशन फैसिलिटी। एकोमोडेशन फैसिलिटी का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉय को मकान में रहने की सुविधा दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है। परक्यूजिट का मतलब कभी भी मोनेटरी पेमेंट्स नहीं होता है, सुविधाएं होती है ना। परक्यूजिट जो होता है उसका मतलब क्या होता है? सुविधाएं, फैसिलिटीज, एम्यूनिटीज। तो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? मकान में रहने की सुविधा दे रहा है। तो अपने को क्या करना है? मकान का वैल्यू निकालना है, मतलब कितने रुपए की फैसिलिटी दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, ये वैल्यू को फिर हम क्या करेंगे? सैलरी में ऐड करेंगे। तो कभी भी परक्यूजिट की कैलकुलेशन वर्ड यूज मत करना, वैल्यूएशन यूज करना वर्ड, क्योंकि अपन उसकी वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यूएशन बोल सकते हैं अपन उसको। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एकोमोडेशन फैसिलिटी की वैल्यूएशन की। तो यहाँ पर इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसको अपने को देखना है। तो यहाँ पर परक्यूजिट की वैल्यूएशन करते समय आपको देखना है कि वो जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि अदर एम्प्लॉय है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि अदर एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी ना तो वैल्यू ऑफ आरएफए, मैं एकोमोडेशन फैसिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में आरएफए बोल रहा हूँ। आरएफए का फुल फॉर्म होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन फैसिलिटी की वैल्यू निकालना है तो वैल्यू ऑफ आरएफए इज इक्वल टू हो जाएगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज पर गवर्नमेंट रेट्स। गवर्नमेंट रेट्स को लाइसेंस फीस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का रेट है 1,000 रुपया पर मंथ, और एम्प्लॉय को मिला हुआ है ये मकान कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो 1,000 इंटू 12 कर देना, मल्टीप्लाई बाय करोगे तो 12,000 आ जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, सीधा गवर्नमेंट रेट क्वेश्चन में दिया रहता है, नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करना, आपको परक्यूजिट की वैल्यू मिल जाएगी। ये सामने अपने क्लास की सामने पूरे देखो पुलिस विभाग वालों के क्वार्टर्स बने हुए हैं। तो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट ने दिया है इनको, तो ये इनका गवर्नमेंट का कुछ लाइसेंस फीस होगा। उस लाइसेंस फीस के बेस पे नंबर ऑफ मंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके मकान की वैल्यू आ जाती है। उस वैल्यू को फिर सैलरी में ऐड करते हैं परक्यूजिट के हेड में। ठीक है, ये जो पीछे पूरा दिख रहा है ना आपको, ये पूरे गवर्नमेंट क्वार्टर है, पुलिस वाले लोगों के लिए मिलता है ये। आगे, अगर अदर एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय मतलब अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस केस में अपने को वैल्यू ऑफ आरएफए निकालने के लिए दो कंडीशन और देखनी है कि एम्प्लॉयर ने जो मकान दिया है एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉयर का खुद का खरीदा हुआ मकान है या उसका ओन्ड हाउस है, या फिर एम्प्लॉयर ने खुद किराए में लेके दूसरे को किराए में दिया है, मतलब एम्प्लॉय को किराए में दिया है। दोनों कंडीशन समझ में आई? यहाँ पर एम्प्लॉयर्स ओन हाउस है, यहाँ पर एम्प्लॉयर का रेंटेड हाउस है, मतलब एम्प्लॉयर ने खुद रेंट में लेके दिया, यहाँ पे एम्प्लॉयर ने खुद का मकान दिया है। जब एम्प्लॉयर अपना खुद का मकान देगा, ओन्ड हाउस देगा, तो उस केस में आरएफए की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 5% या फिर 7.5% या फिर 10% ऑफ आरएफए सैलरी।
आरएफए की सैलरी का 5%, 7.5% या फिर 10%, है ना। आरएफए की सैलरी क्या होती है हम अभी देखेंगे। अच्छा, 5% कब लेना है, 7.5 कब लेना है और 10 कब लेना है। जिस सिटी में आरएफए मिला हुआ है उस सिटी की अगर पॉपुलेशन 15 लाख से कम है, कितनी है, 15 लाख से कम है, तो हम आरएफए की सैलरी का 5% लेंगे। जिस सिटी में आरएफए मिला हुआ है वहां की पॉपुलेशन 15 से 40 के बीच में है, तो उस केस में अपन कितना लेंगे, 7.5%। और 40 लाख से अधिक वाली पॉपुलेशन वाली सिटी में हम कितना लेंगे, 10% लेंगे। किस चीज का 10% लेंगे, आरएफए की सैलरी का। तो ये तीन में से कोई एक चीज आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो अपने को यहाँ पर ये ले लेना है, इसकी जो वैल्यू आएगी। या फिर एम्प्लॉयर ने खुद का मकान ना देके क्या कौन सा मकान दिया होगा, एम्प्लॉय को किराए का मकान दिया होगा, तो उस केस में वैल्यू ऑफ आरएफए निकालेंगे विच एवर इज लोअर करके, मतलब दो अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, उससे जो छोटी अमाउंट मिलेगी वो हमारी आरएफए की वैल्यू होगी इन केस ऑफ रेंटेड हाउस। वैल्यू ऑफ आरएफए इज इक्वल टू होगा रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना रेंट पे किया है वो। अब एम्प्लॉयर किराए में लिया होगा तो किसी ना किसी को किराया तो दे रहा होगा, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लेते हैं, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर लेते हैं। और आरएफए की सैलरी का कितना परसेंट लेंगे, 10% लेंगे। ये दोनों में जो कम होगा ये बाहर जाएगा। क्लियर है। उसके बाद गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉय से बाहर आ जाओ। अब बात करेंगे हम होटल फैसिलिटी की। चमक रहे क्या पीछे से, अच्छा। उसके बाद काहे की बात करेंगे अपन, होटल फैसिलिटी की। होटल फैसिलिटी मतलब लॉज वॉज में रुकने की फैसिलिटी रहती है ना वो। हाँ हम्म 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 हाँ हाँ होटल फैसिलिटी। होटल फैसिलिटी में गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉय नहीं दिखते, ये दोनों के लिए हो सकता है। होटल फैसिलिटी अगर है तो अपन यहाँ पे वैल्यू ऑफ आरएफए कैसे निकालेंगे, होटल चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जितना होटल का चार्जेस दिया वो, या फिर आरएफए की सैलरी का 24%, आरएफए की सैलरी का 24%। ये दोनों में जो कम होगा ना वो ये बाहर जाएगा। तो ये सब में से देखो, अगर आप ध्यान से समझोगे तो भाई ये कंडीशन है, कंडीशन है। हर क्वेश्चन में चारों चीज एक साथ नहीं आएगी, चार में से कोई एक ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या फिर अदर होगा। अदर होगा तो उसमें या तो एम्प्लॉयर का खुद का मकान होगा या रेंटेड होगा। अगर वो दोनों नहीं होगा तो होटल फैसिलिटी मिली होगी। मतलब आप जब कैलकुलेशन करने बैठोगे ना तो ये फॉर्मेट छोटा हो जाएगा, चार में से कोई एक ही लिखना पड़ेगा एज पर क्वेश्चन। आप जो भी वैल्यू जो भी फॉर्मूला लगाओगे आपको क्या मिल जाएगा फिर फाइनली यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आरएफए। तो देखो मैंने यहाँ पे मकान का फोटो बनाया, मतलब यहाँ पर मकान जो है ना केवल 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 ये मकान की वैल्यू है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉय को मकान के साथ साथ फर्नीचर भी प्रोवाइड करता है। फर्नीचर का मतलब घर में यूज होने वाली चीजें। फ्रिज भी बोल रहे तो फ्रिज को भी फर्नीचर बोलेंगे, एयर कंडीशन दे रहे तो एयर कंडीशन को भी उस केस में हम फर्नीचर मान रहे। मतलब हम बोल रहे कि मकान जो दिया गया है वो फर्निश्ड मकान है, फर्निश्ड। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ होटल। होटल में क्या होता है कि होटल में ऑलरेडी फर्निश्ड होता है, इसलिए इसका परसेंटेज भी ज्यादा है, देख लो, है ना। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फर्निश्ड मकान दिया है तो अंदर में जो फर्नीचर लगे हुए हैं ना उसको देखना है कि वो खुद का एम्प्लॉयर का है कि वो भी किराए में लेके दिया है। अगर वो एम्प्लॉयर का खुद का मकान खुद का फर्नीचर होगा तो आप फर्नीचर की वैल्यू का क्या करोगे, फर्नीचर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इंटू 10% करोगे। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आपको कॉस्ट भी दिया रहेगा, डब्ल्यूडीवी भी दिया रहेगा, तो आप क्या लोगे, कॉस्ट लेना है, डब्ल्यूडीवी नहीं लेना है ना। मतलब हम यहाँ पर कुल मिला के बोला जाए तो डेप्रीशिएशन बस वाला पार्ट ले रहे 10%, है ना। अगर एम्प्लॉयर का रेंटेड वाला फर्नीचर होगा, रेंटेड वाला, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्नीचर क्या करोगे, रेंट ऑफ फर्नीचर पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जितना फर्नीचर का रेंट दिया है वो ले लो, है ना। अब यहाँ पर भी अगर बोलोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन में या तो ओन्ड होगा या तो रेंटेड होगा।
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर कुछ फर्नीचर अपने ओन्ड वाले दे दे और कुछ फर्नीचर क्या दे दे, रेंटेड वाले दे दे। तो जो ओन्ड वाले होंगे उसका कॉस्ट का मल्टीप्लाई बाय 10% कर लेना, और जो रेंटेड वाले होंगे उसका क्या जोड़ देना, रेंट चार्जेस जोड़ देना। अब यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू ली थी, मकान की वैल्यू ली थी। यहाँ पर हम काहे की वैल्यू और ऐड कर रहे हैं, फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो अब वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफए, मतलब मकान प्लस फर्नीचर दोनों की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे। ये आ गया। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है हमारे सैलरी से, एम्प्लॉयर के सैलरी से कुछ पैसा डिडक्ट कर लेता है, एकोमोडेशन फैसिलिटी या रेंट चार्जेस के नाम से कुछ पैसा डिडक्ट कर लेगा। तो इसमें से जो पैसा काट लिया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा वो माइनस कर दो। तो जो बची हुई अमाउंट होगी उसको बोलेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। अच्छा, अगर डिडक्ट नहीं किएगा तो ये नील हो जाएगा। मेंटेनेंस मतलब मेरा बोलने का मतलब मकान से रिलेटेड एम्प्लॉयर अगर कुछ भी उसके सैलरी से पैसा काट लिया तो यहाँ पर अपने को उसको माइनस करना है। तो ये हो गया आपका आरएफए की वैल्यू का कैलकुलेशन। ठीक है। उसके बाद जगह जगह हमने एक वर्ड यूज किया था, आरएफए की सैलरी। आरएफए की सैलरी, अब आरएफए की सैलरी हमको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। इसके पहले मैंने आपको दो जगह सैलरी का मतलब बताया था, तीन जगह। एक तो मैंने बताया था सबसे पहले आरपीएफ के केस में, आरपीएफ के सैलरी में, आरपीएफ की सैलरी में अपन क्या क्या लेते हैं, बेसिक सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल प्लस डियरनेस अलाउंस कंडीशनल वाला, ये तीन चीज लेते हैं ना। हाँ, एक मिनट। और एचआरए में भी सेम सैलरी लेते हैं अपन। और जब अपन एंटरटेनमेंट अलाउंस की कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पर कौन सी सैलरी लेते हैं, बेसिक सैलरी बस लेते हैं। अब अपन बात करें आरएफए की सैलरी में, तो आरएफए की सैलरी में सबसे पहले लेते हैं बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस एनी कमीशन। कमीशन ऑन सेल रहेगा तो भी लेना है, नॉर्मल कमीशन रहेगा तो भी लेना है। और ऑल टैक्सेबल अलाउंस, ऑल टैक्सेबल अलाउंस, ये बहुत बड़ा अपने आप में मीनिंग देने वाला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑल टैक्सेबल अलाउंस को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अलाउंस तीन टाइप के थे। पहला कौन सा था, फुल्ली टैक्सेबल। तो फुल्ली टैक्सेबल का तो पूरा अमाउंट लोगे, पार्शली वाले का जो टैक्सेबल वाला पोर्शन है वो यहाँ जुड़ेगा, और फुल्ली एग्जेम्प्टेड तो टैक्सेबल तो है ही नहीं, तो लेना नहीं है। और जो डियरनेस अलाउंस लोगे, डियरनेस अलाउंस एक प्रकार का फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, लेकिन लेने के पहले देखना नॉर्मल है कि कंडीशनल है। कंडीशनल वाला डीए होगा तभी लेना है, डीए नॉर्मल होगा वाला होगा तो यहाँ छोड़ देना, उसको नहीं लेना। तो आरएफए की सैलरी में ये सब चीज इंक्लूड होती है। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि उस क्वेश्चन में कितने अलाउंस दिए, जितने अलाउंस दिए रहेंगे आपको सब लेने यहाँ पे, है ना। किसी स्पेसिफिक अलाउंस का नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल टैक्सेबल अलाउंस लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा आरएफए की सैलरी। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो आरएफए है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए दिया जाता है ना। तो उस केस में आरएफए की वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, उस केस में आरएफए की वैल्यूएशन निकालने के लिए अपने को क्या करना है, एकदम सिंपल सा तरीका है। पहले हेडिंग लिख देता हूं, इफ या फिर हेडिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन फैसिलिटी और सब्सीक्वेंट ईयर। सब्सीक्वेंट ईयर्स के लिए आरएफए की उसकी अपने को निकालना है वैल्यू। यहां पर लिखना ओनली इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉइज,
इसका मतलब समझे, यहाँ पर तीन कंडीशन थी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, एक अदर था और एक होटल फैसिलिटी थी। तो हम सिर्फ बात अभी इससे रिलेटेड कर रहे हैं, अदर एम्प्लॉय के केस में। तो यहाँ पर आप आरएफए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आरएफए फॉर फर्स्ट प्रीवियस ईयर, वैल्यू ऑफ आरएफए फॉर फर्स्ट प्रीवियस ईयर इनटू इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, करंट प्रीवियस ईयर लिखना, डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ फर्स्ट प्रीवियस ईयर। ठीक है, इससे आपको एक अमाउंट मिलेगी, लिखना वैल्यू ऑफ आरएफए वैल्यू ऑफ आरएफए ऑफ करंट प्रीवियस ईयर। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समझो पहले ध्यान से, ये रूल पहले नहीं था, अभी आया है। अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी आरएफए की फैसिलिटी दिया हुआ है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो आरएफए की फैसिलिटी कंटिन्यू रहेगी, तो उस केस में आरएफए की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये ऐसा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, दो अलग अलग लिमिट कैलकुलेट करनी है। पहला आरएफए की वैल्यू फॉर फर्स्ट प्रीवियस ईयर। फर्स्ट प्रीवियस ईयर किसको बोलेंगे, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट प्रीवियस ईयर उसको मान लो जिस साल में उसको आरएफए पहली बार मिला होगा, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ फर्स्ट प्रीवियस ईयर। तो इससे अपने को इंडेक्सेशन करना है, मतलब प्रोपोर्शनेटली बढ़ा देना है बोल सकते हैं ना। तो इससे अपने को एक वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद वैल्यू ऑफ आरएफए ऑफ करंट प्रीवियस ईयर में फिर से रूल लगा के आप कैलकुलेट करो। अब इन दोनों में जो छोटा होगा ना, इन दोनों में जो छोटा होगा उसकी अपने को, वो अपने को मानना है कि वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए होगी। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर कंडीशन है कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्या मानना है। देखो ये जो रूल था ना 2023-24 में आया है, तो इसलिए फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्या मानना है समझना, 2023-24 या उसके बाद अगर आपको मिला है तो 2023-24 को फर्स्ट प्रीवियस ईयर मानेंगे, या फिर आपकी नौकरी 2023-24 के बाद लगी है तो आपको आरएफए जिस साल में मिला है, विच एवर इज लेटर। फर्स्ट प्रीवियस ईयर मतलब ईयर 2023-24 या फिर बाद का कोई भी साल, विच एवर इज लेटर, वो हमको फर्स्ट प्रीवियस ईयर मानना है। तो अभी मैं लिख रहा हूँ उसको, 2023-24 के पहले नहीं लेना है, जो होगा उसके बाद का ही लेना है। 2023-24 को ही फर्स्ट प्रीवियस ईयर मान लेना है, उसके बाद का कोई साल मान लेना।
तो ये हो गया आपका आरएफए का फैसिलिटी का पूरा कैलकुलेशन। चलो यहाँ पे लिखो फर्स्ट प्रीवियस ईयर मींस ईयर 2023-24, प्रीवियस ईयर 2023-24, या फिर एनी ईयर आफ्टर 2023-24 इन विच RFA first time provided to employee by employer। तो ये दोनों में जो भी लेटर होगा उसको अपन मानेंगे प्रीवियस ईयर, विच एवर इज लेटर, यहाँ पे लोअर नहीं ना, लेटर। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को दो डेट, 2 साल लेना है, 2 साल लेना है, दोनों में जो बाद वाला साल होगा वो हमारे लिए फर्स्ट प्रीवियस ईयर कहलाएगा। तो ये छोटा सा रूल है आरएफए का जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। आरएफए के बाद है, आरएफए के बाद है नेक्स्ट लिखो एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की कोई ऑब्लिगेशन थी, एम्प्लॉयर की कोई, सॉरी, एम्प्लॉय की कोई ऑब्लिगेशन थी जिसका पेमेंट किसने कर दिया, एम्प्लॉयर ने कर दिया। देयरफॉर वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। जितना अमाउंट एम्प्लॉयर पे करेगा वही अमाउंट को हम वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लेंगे, ठीक है। थर्ड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑब्लिक एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। चौथा, इसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर
ये दोनों समझ में आया कि समझाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट नंबर 2 और 3। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोलता है कि कोई भी लाइबिलिटी अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की पेमेंट कर दी, तो जितना एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा उसको उसकी फैसिलिटी मान के उसकी वैल्यू में, यहाँ पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं किया है, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी का पेमेंट किया है, ऑब्लिगेशन का पेमेंट, एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिला यहाँ पे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना था, कोई एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करना था, उसको एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो ये सब चीज उसकी परक्विजिट कहलाएगी, है ना। इसॉप जो होता है और स्वेट इक्विटी शेयर जो होता है, दो अलग अलग चीजें हैं। देखो कोई एक कंपनी है मान लो, है ना, वहां पर एम्प्लॉय लोग जब काम करते हैं, तो एम्प्लॉय लोग वहां काम करते तो कंपनी एक है ना कंडीशन डाल देती है कि आप एक वेस्टिंग पीरियड नाम की एक टाइम पीरियड होती है ना, 2 साल 2.5 साल 3 साल, एम्प्लॉय लोगों को बोलती है कि आप अगर हमारी कंपनी में 2.5 साल काम करते हो, ये वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे हमारे कंपनी का इसॉप लेने के लिए। इसॉप का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, है ना। तो वो 2.5 साल काम करने के बाद एलिजिबिलिटी आ जाएगी, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, उस शेयर को खरीद लेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये कि वो इसॉप जो होता है ना, मार्केट रेट से कम में मिलता है। मार्केट रेट से कम में मिलता है मतलब मार्केट में मान लो शेयर का रेट 500 रुपये पर शेयर है, तो हो सकता है वो इसॉप उसको 100 रुपये में मिल जाए, है ना। तो जो कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय को एक वेस्टिंग पीरियड वेस्ट करने के बाद ऑप्शन मिल जाता है, और वो ऑप्शन होता है ना, कंपलसरी नहीं होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर एम्प्लॉय के पास पैसा होगा, उसकी इच्छा होगी लेने की तो लेगा, नहीं पैसा होगा या इच्छा नहीं होगी लेने की तो नहीं लेगा, ऑप्शन दिया जाता है। तो उस पीरियड में वो फिर वेस्ट कर लेता है अपना ऑप्शन और इसॉप ले सकता है। इसॉप जो होता है मार्केट प्राइस से सस्ते में मिलता है। दूसरा होता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब यहाँ पर कोई वेस्टिंग पीरियड वाली बात नहीं होती है। स्वेट मतलब होता है पसीना, मतलब जिन एम्प्लॉय लोगों ने, जो कंपनी के लोग हैं जो जुड़े हुए कंपनी से, उन लोगों ने कंपनी के लिए अपना खून पसीना बहाया है, बहुत मेहनत किया है अपना तन मन धन लगा के, तो ऐसे लोगों को कंपनी उनसे प्रभावित होकर शेयर का ऑप्शन दे देती है कि भाई आप शेयर ले लो। नहीं, इसमें कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं रहता, उनकी ईमानदारी बोल सकते हैं, उनकी कंपनी के प्रति एक समर्पण देखा जाता है ना। स्वेट इक्विटी शेयर उसको बोलते हैं। तो दोनों ही केस में अगर कॉन्सेप्चुअल देखा जाए, अभी सॉप हो चाहे स्वेट इक्विटी शेयर हो, मार्केट रेट से सस्ते में मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो ये पेपर वेट है ना, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये मार्केट में जाओगे लेने 50 रुपए का मिलेगा, मैं आपको इसको 10 रुपए में दे रहा हूँ, ये लो 10 रुपए में रख लो, मतलब मैंने आपको कितने रुपए में फैसिलिटी पहुंचाई, 40 रुपए की फैसिलिटी पहुंचाई। तो वैसे ही एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को कोई चीज सस्ते में दे रहा है, तो जितना रुपया सस्ते में दे रहा है तो वो उसको उतने रुपए का बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो बेनिफिट की ही वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, परक्विजिट। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ such shares, fair market value of such shares less amount paid by employee for that shares। तो जो बचेगा उसको बोलेंगे हम वैल्यू ऑफ परक्विजिट, वैल्यू ऑफ परक्विजिट, ठीक है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अच्छा, अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि इसकी फेयर मार्केट के वैल्यू के बारे में बहुत बड़ी चर्चा है। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू अब अपने को देखना है कि कैसे निकालोगे आप फेयर मार्केट वैल्यू किसी शेयर की। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कैसे दिया रहेगा, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है कि फेयर मार्केट वैल्यू आपको कितना लेना है, तो डिपेंड करता है कि शेयर लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है ना। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को जब मैं थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा ना, तब मैं यहाँ पर डिटेल लेकर चलूंगा उसका, तो अभी मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। फेयर मार्केट वैल्यू है ना, देख बहुत सारे कंडीशंस है, कंडीशन के बाद अपने को चेक करना है कि कितना लेना है। उसके बाद बात आती है 5th नंबर पे, यूज ऑफ मूवेबल एसेट।
यूज ऑफ मूवेबल एसेट, यहां पे लिख लेना अदर देन कार, कार के अलावा। हाँ, कार को छोड़ के, क्योंकि कार के लिए अलग रूल बना हुआ है ना, बहुत सारा है। इफ कंप्यूटर, लैपटॉप और एनी 10 years ओल्ड एसेट, अगर कोई कंप्यूटर दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को यूज करने के लिए, या लैपटॉप दिया जा रहा है, या फिर कोई ऐसी एसेट दी जा रही है, फिर कोई भी एसेट हो 10 साल पुरानी एसेट है, तो उस केस में इसमें एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू एग्जेम्प्ट इफ अदर एसेट, अगर कोई दूसरी एसेट है, तो दूसरी एसेट है तो यहां पर आपको क्या देखना है कि वो एसेट एम्प्लॉयर ने खुद खरीद के दी है कि रेंटेड वाली दी है। तो ये रूल देखा देखा सुना सुना लगेगा आपको। इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, if asset is owned by employer, if asset is rented by employer, value of RFA is equal to, एक मिनट ना, इसको ठीक से लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ RFA इज इक्वल टू रेंट पेड, सॉरी 10% ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। और अगर रेंटेड होगा तो वैल्यू ऑफ RFA इज इक्वल टू हो जाएगा अरे मैं RFA क्यों लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा। वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर सच एसेट, उस एसेट के लिए एम्प्लॉयर ने जो रेंट पे किया होगा वो अपने को लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूज ऑफ मूवेबल एसेट। यहाँ पर क्या होता है समझो ध्यान से, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई एसेट यूज करने के लिए दिया है, बेचा नहीं है, यूज करने के लिए दिया, क्योंकि इसके बाद अगला रूल आने वाला है सेल ऑफ मूवेबल एसेट, यहाँ पे यूज ऑफ मूवेबल एसेट है, और वो भी कंडीशन डली हुई है अदर देन कार, क्योंकि कार के लिए अलग रूल बना हुआ है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई एसेट यूज करने के लिए दिया है तो देखना है वो एसेट कौन सी एसेट है। अगर कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई 10 साल पुरानी एसेट है तो उस एसेट की जो वैल्यू होगी, उस परक्विजिट की जो वैल्यू होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, लेना ही नहीं है अपने को, है ना। और अगर अदर एसेट होगी तो अपने को देखना है कि एसेट एम्प्लॉयर की ओन्ड एसेट है कि रेंटेड है। ओन्ड एसेट अगर होगी तो कॉस्ट का 10% लोगे, क्वेश्चन में कभी कभी WDV भी दे देता है, नहीं लेना है, कॉस्ट का ही 10% लेना है ना। ये कॉस्ट का 10% लेने का कारण ये कि यहाँ पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड माना जाता है, इसलिए डेप्रीशिएशन उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और इफ एसेट इज रेंटेड बाय एम्प्लॉयर तो वैल्यू ऑफ रेंट, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू क्या होगा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर सच एसेट। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप दिया जा रहा है, वो तो देखा जाता है कि एम्प्लॉयर ने खुद अपने ही काम के लिए दिया होगा, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए,
10 साल पुरानी एसेट को क्यों एग्जाम्प्ट करके रखा है भाई? कोई एसेट के अगर आप ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे 10 साल तक, तो उसकी वैल्यू तो जीरो आ जाएगी ना। फिर जीरो वैल्यू की चीज को आप यूज करने दे रहे हो तो उसका कहां से परक्विजिट आएगा? ठीक है, तो ये हो गया आपका यूज ऑफ मूवेबल एसेट। इसके बाद बात करेंगे अपन सेल ऑफ एसेट की। सेल ऑफ एसेट या सेल ऑफ मूवेबल एसेट बोलोगे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सेल ऑफ मूवेबल एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। सेल ऑफ मूवेबल एसेट, सबसे पहले एकदम लॉजिकल है, ध्यान से समझना। सेल ऑफ मूवेबल एसेट में कैसे आपको कोई एम्प्लॉयर बेनिफिट पहुंचा सकता है। मान लो कोई चीज है, एम्प्लॉयर ने उसको 10,000 में खरीदी थी, खरीदा था कितने में? 10,000 में। 2 साल एम्प्लॉयर ने खुद यूज किया, तो फॉर एग्जाम्पल 10% 2 साल का डेप्रिसिएशन लग गया, तो आज के डेट में उस फर्नीचर की, उस एसेट की वैल्यू कितनी बन गई? 8। अब वो आपको बेच रहा है कितने में? 6,000 में। तो कितने सस्ते में बेचा? 2,000 में। तो जितने सस्ते में बेच रहा है वो आपके लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, बस कुछ कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखे कॉस्ट ऑफ एसेट टू एम्प्लॉयर, कॉस्ट ऑफ एसेट टू एम्प्लॉयर। उस एसेट को एम्प्लॉयर ने कितने में खरीदा था, उसकी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में सबसे पहले अपन लेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर या लैपटॉप अगर होगा तो यहां पर लोगे 50% WDV। मोटर कार अगर होगा तो 20% WDV। हाँ, और अदर एसेट है 10% फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या SLM भी बोल सकते हैं उसको। यहाँ लिखोगे फॉर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। फॉर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फिर माइनस करना है लेस सेल वैल्यू, कि कितने में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उस एसेट को बेचा। ये आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाली अमाउंट कभी कभी प्लस में भी आ सकती है और कभी कभी माइनस में भी आ सकती है और कभी कभी जीरो आ सकती है। जीरो तो रेयर है, ये अमाउंट कभी कभी पॉजिटिव भी आएगी, कभी कभी निगेटिव भी आएगी। या फिर यहाँ पर ऐसा लिखने से बेटर है, एक ही बात लिख लो बस, इफ दिस अमाउंट is negative then there will be नील और निगेटिव लिख देते हैं ना, नील और निगेटिव, then there will be no परक्विजिट। मतलब पॉजिटिव के केस में ही परक्विजिट आएगा, नेगेटिव के केस में और नील के केस में परक्विजिट देखने को आपको नहीं मिलेगा।
हो गया, नोट कर ली? चलो एक बार इसको समझो। देखो क्या होता है, एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट बेची है तो उसको अपन बोलते हैं सेल ऑफ मूवेबल एसेट। तो हम अभी कर रहे हैं परक्यूजिट की वैल्यूएशन, परक्यूजिट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सेल ऑफ मूवेबल एसेट में कैसे एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचा सकता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस फॉर्मेट को समझोगे तो आपको उसकी वैल्यू निकालने भी आ जाएगा। क्या होता है, एक एग्जांपल समझो। मान लो एक एम्प्लॉयर है, किसी एसेट को उसने 10,000 में खरीदा, 2 साल यूज किया और उसके ऊपर 2 साल यूज करने का मान लो 10% के हिसाब से 1,000 और 1,000 डेप्रिसिएशन लग गया। तो 2 साल के बाद इस एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000। 8,000 हो जाएगी। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उस एसेट को 6,000 में बेचा, मतलब 8,000 की चीज को कितने में बेचा? 2 साल के बाद 6,000 में। तो कितने रुपए कम में बेचा? तो एम्प्लॉयर ने इतने कम में बेचा, मतलब एम्प्लॉय को 2,000 का फायदा करवाया। तो ये 2,000 का जो फायदा हुआ है, यही टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन केस ऑफ सेल ऑफ मूवेबल एसेट कहलाएगा। बस यहां पर आपको समझना है, कुछ चीजों को याद रखनी है बातें। सबसे पहले इस फॉर्मेट में अपन लेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट टू एम्प्लॉयर, मतलब वो एसेट की कॉस्ट लेना है जो एम्प्लॉयर के एंड पे पड़ी थी। मतलब एम्प्लॉयर जब खरीदा रहा होगा तब उसको कितने रुपए की कॉस्ट में वो एसेट मिली थी, कॉस्ट ले लिए। इसमें माइनस क्या करना है हमको? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन माइनस करते ध्यान रखना है कि कंप्यूटर है कि लैपटॉप है, मोटर कार है कि अदर एसेट है। कंप्यूटर या लैपटॉप होगा तो डेप्रीसिएशन लगेगा 50% डब्ल्यूडीवी मेथड से। मेथड याद रखना है, डब्ल्यूडीवी मेथड समझते हो ना, कि आपको हर साल कम करते हुए चलना है। मोटर कार अगर है तो 20% डब्ल्यूडीवी मेथड है ना, 20% डब्ल्यूडीवी मेथड। और अदर एसेट है तो 10% फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से लगेगा। कार और कंप्यूटर पर लगेगा डब्ल्यूडीवी मेथड और अदर एसेट पर लगेगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या एसएलएम मेथड भी बोलते हैं। और डेप्रीसिएशन जब लगाओगे तो यहां पर एक वर्ड लिखा है फॉर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर से क्या समझते हो? नहीं, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बर्थडे जून को आता है ना, जून 1990 को आता है मेरा बर्थडे। अब अभी कौन सा महीना चल रहा है? मार्च। मार्च और कौन सा साल है? 2025। तो अभी मेरे बर्थडे को 3 महीना बचा है। तो मेरे से अगर कोई पूछेगा आपकी एज क्या है, तो मैं 34 साल इतना महीना इतना दिन ऐसा बोलूंगा कि मैं 34 साल का हूं, ये बोलूंगा। मैं 34 ईयर्स का हूं बोलूंगा, मतलब मैंने अभी तक 34 साल कंप्लीट कर लिए। जैसे ही मेरा बर्थडे जून को आएगा, तो जून के बाद जैसे ही मेरा डेट ऑफ बर्थ क्रॉस हो जाएगा तो मैं 35 साल बोलना चालू कर दूंगा। मैं आगे के जो चिल्लर वाले महीने हैं ना, दिन है, उसको गिन के नहीं बताता। तो वैसे ही कोई एसेट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेच रहा है तो उसके ऊपर जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स लेके चलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अभी करंट प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। ये हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। एम्प्लॉयर इसके पहले कौन सा साल रहा होगा? 23-24। इसके पहले कौन सा रहा होगा? 22-23। इसके पहले कौन सा रहा होगा? 21-22। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था। क्या खरीदा था? रेफ्रिजरेटर। कौन सी तारीख को खरीदा था? 1 अगस्त को खरीदा था। कितने में खरीदा था? 10,000 में खरीदा था फॉर एग्जाम्पल। एम्प्लॉयर ने अब उस रेफ्रिजरेटर को 31 दिसंबर 2024 को एम्प्लॉय को बेचा। तो 1 अगस्त 2021 को खरीदा था और 31 दिसंबर 2024 को बेच रहे हैं। तो इन दो डेट्स के बीच में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कितने देखने को मिलेंगे? 1 अगस्त से 31 जुलाई, ये एक नंबर ऑफ कंप्लीट हुआ। फिर ये दूसरा नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर है, ये तीसरा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कितने देखने को मिलेंगे? 3। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 3। या आगे का जो चिल्लर का जो महीना है ना, ये नहीं लेना है अपने को। जिस दिन खरीदे उस दिन से लेकर जिस दिन बेचे उस बीच में कितने दिन कंप्लीट हो गए, कितने? भाई आपका ईयर नॉर्मली अगर देखोगे 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, तो खत्म कब मानते हैं? 31 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च के बाद फिर 1 अप्रैल लगेगा तो नया साल लग जाएगा। तो वैसे ही नहीं 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 नहीं, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर मतलब
खरीदने की डेट से एक एक साल आपको काउंट करते जाना है। इसलिए तो मैं डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लिया था, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कोई फाइनेंशियल ईयर या ईयर स्टार्टिंग से नहीं होती है, बीच की कोई भी डेट रहती है। तो आप अपना एक साल पूरा कब मानोगे? अपनी ही डेट ऑफ बर्थ को बेस लेके चलोगे ना। 1 अगस्त को खरीदा है तो इसका एक साल कब पूरा होगा? 31 जुलाई को अगले साल। फिर 31 जुलाई के बाद फिर अगले 31 जुलाई, ऐसे करते करते 31 दिसंबर तक पहुंचने में एक साल उधर आधा रह गया। तो जो आधा वाला पोर्शन है उसको नहीं लेंगे। क्लियर है? तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल बना के देखें, इसी को ही कंटिन्यू कर लेते। क्या बेच रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को? रेफ्रिजरेटर। कितने में खरीदा था? 10,000 में। और ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 31 दिसंबर को इस रेफ्रिजरेटर को अपने एम्प्लॉय को 3,000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 3,000 में। अब इसी एग्जाम्पल के डेटा को हम अपने फॉर्मेट में बैठाते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने इस एसेट को कितने, मतलब एम्प्लॉयर ने इस एसेट को कितने में खरीदा था? तो यहाँ 10,000 लिख दो। अब बताओ रेफ्रिजरेटर कौन से कैटेगरी का एसेट है? कंप्यूटर, मोटर कार है कि अदर है? अदर है। अदर है तो 10% कौन सा मेथड? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर 10,000 का 10% आएगा 1,000। 3 साल के लिए लेंगे तो कितना आएगा? 3,000। तो यहाँ 3,000 ले लो। एम्प्लॉयर ने उस एसेट को एम्प्लॉय को कितने में बेचा है? 3,000 में बेचा है, भी माइनस कर दो। तो 10 में से 6 चला जाएगा, कितना बचा? 4। तो ये अमाउंट प्लस में आई कि माइनस में आई कि नील आई? प्लस में आई। तो प्लस में आई ना, प्लस में आई ना, तो ये परक्यूजिट आप उसकी सैलरी में जोड़ोगे, परक्यूजिट ऑन सेल ऑफ मूवेबल एसेट करके। आ गई बात समझ में? और ये अगर निगेटिव आ जाती तो नहीं लेते, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है कि एम्प्लॉयर ने खुद फायदे में बेच दिया उसको। तो भाई एम्प्लॉयर को फायदा हो रहा है तो एम्प्लॉय को नुकसान हो रहा होगा उसने का। तो ये हो गया आपका परक्यूजिट ऑन सेल ऑफ मूवेबल एसेट। इसमें कहीं पे कोई डाउट? बस आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर लैपटॉप पर 50% डब्ल्यूडीवी मेथड लगता है, मोटर कार पर 20% डब्ल्यूडीवी मेथड और अदर एसेट पर 10% फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और कितने समय के लिए लगाओगे? नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स के लिए लगाओगे। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर देखने के लिए आपको डेट ऑफ परचेस से एक एक साल गिनना है, और डेट ऑफ सेल के पहले कितने साल कंप्लीट हो गए वो देखना है ना। बाकी मेरे हिसाब से अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हो गया? हाँ हाँ ठीक है ना।